Hey guys, so in this video we are going to do the administrative relations between the central and state government. In the last video we have done the legislative relation. So if you have not watched the video yet, please watch it before going through it. And here I would like to take a favor from you. That is, if you like this video, please subscribe it, hit the bell icon button and share it as much as possible, because then only we will feel motivated to upload the videos at a regular interval. So let's have a look towards the administrative relations between the central and the state government, right? So article 256 to article 263 in part 11 of the constitutions deals with the administrative relations between the central and the state government. So generally it follows the lines of the legislative relations only, right? So let us have a look towards the distribution of the executive power. So बेसिक प्रिंसिपल्स हमने जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस में देखा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट पे लॉ बना पाएगी, और स्टेट गवर्नमेंट जो है इन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में स्टेट लिस्ट पे और कंकरेंट लिस्ट पे लॉ बना पाएगी. सो इफ यू सी द एग्जीक्यूटिव पावर, तो यहाँ पे जो यूनियन लिस्ट पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी उसका एग्जीक्यूटिव पावर सेंट्रल के पास होगा. ओके. और जो स्टेट गवर्नमेंट है जो स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाएगी उसका एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा. सो सेम लाइक द लेजिस्लेटिव पावर्स, राइट? तो द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक्सटेंड्स टू द मैटर्स इन द यूनियन लिस्ट एंड टू द राइट्स कन्फर्ड बाय द ट्रीटीज. ओके. स्टेट अथॉरिटी का स्टेट हैव द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ओवर द स्टेट लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स. अभी यहाँ पे एक डिफरेंस है कंकरेंट लिस्ट में. लाइक अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अगर लॉ बनाएंगे कंकरेंट लिस्ट पे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल होगा. अगर कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसी होगी तो इसका मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी ज्यादा है. बट अगर आप एग्जीक्यूटिव पावर देखोगे तो कोई भी, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी अगर कंकरेंट लिस्ट पे लॉ बना रहा है तो एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास आता है, राइट? सो सी, फॉर कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट्स एग्जीक्यूटिव पावर जनरली रेस्टेड विद द स्टेट गवर्नमेंट. बट दो एक्सेप्शंस हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन या तो वो पार्लियामेंट का पर्टिकुलर लॉ स्पेसिफिकली अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को असाइन करेगा एग्जीक्यूटिव पावर, तो ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, राइट? सो इन शॉर्ट अगर हम देखें सेंट्रल का एग्जीक्यूटिव डोमेन, सो ऑल द यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट्स एज वेल एज राइट फ्रॉम द ट्रीटीज या एग्रीमेंट्स, कहीं ना कहीं ट्रीटी होगी प्री कॉन्स्टिट्यूशन तो उसकी, या तो फिर स्पेसिफिक पावर्स जैसे या तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए गए हो या तो पार्लियामेंट ने लेजिस्लेट किए हो, तो वहां पे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं. और स्टेट गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव डोमेन देखें तो पूरे स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर, कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स ऊपर अगर कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट ने नहीं दिए हो, और दूसरे डेलीगेटेड फंक्शंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो नाउ वी सी द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट एंड द सेंट्रल. तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाती है तो स्टेट मस्ट फॉलो द पार्लियामेंट्री लॉज एंड ऑल द अदर एग्जिस्टिंग एप्लीकेबल लॉज. ओके. इट शुड नॉट impede the central power. State cannot obstruct the central's executive power within the state boundaries. फॉर एग्जाम्पल अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है या फिर फॉर एग्जाम्पल सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, तो अगर उसको इम्प्लीमेंट करना है, सेंसस को इम्प्लीमेंट करना है, राइट, तो स्टेट गवर्नमेंट हैज नो पावर टू ऑब्स्ट्रक्ट दैट. अगर वो करेंगे तो आर्टिकल 356, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाएगी, तो आर्टिकल 356 दैट इज प्रेसिडेंट रूल विल बी एप्लीकेबल. तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? सो दे कैन जस्ट पास द रिजोल्यूशन. रिजोल्यूशन जस्ट वो होता है कि हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. तो ज्यादा से ज्यादा वो स्टेट लेजिस्लेचर में पास कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट impede द सेंट्रल्स एग्जीक्यूटिव पावर, राइट? नाउ वील मूव टुवर्ड्स द सेंट्रल डायरेक्शंस टू द स्टेट्स. इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि स्टेट गवर्नमेंट को कुछ एरियाज में एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस दे सकती है. तो ये चार नॉर्मली डायरेक्शन है. आपको याद रखना है तो आप ऐसे याद रखिए कि लाइक एसटी कैटेगरी का बंदा ट्रेन में से जा रहा है और वो पर्टिकुलर रास्ते से जा रहा है, वो लाइक मिलिट्री और नेशनली इंपॉर्टेंट है,
और वो जो लैंग्वेज बोल रहा है वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की लैंग्वेज है, राइट। सो ट्राइबल वेलफेयर, ओके, तो कोई भी स्कीम्स का इम्प्लीमेंट करना ताकि एसटी वेलफेयर हो, तो एक वो हो गया। दूसरा, ट्रेन से जा रहा है तो रेलवे प्रोटेक्शन, तो सिक्योरिटी मेजर्स फॉर द रेलवेज विद इन द स्टेट बाउंड्रीज। ओके, अभी जो रास्ते से जा रहा है दैट इज नेशनली और मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसका कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस करना। और जो लैंग्वेज बोल रहा है वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की लैंग्वेज है, राइट। तो प्राइमरी लेवल के बच्चे को मदर टंग में इंस्ट्रक्ट करना, और वो कौन सा मदर टंग, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, राइट। सो अगर ये नहीं करेंगे, मान लो ये नहीं कर रहे हैं स्टेट, डिस्पाइट हैविंग द डायरेक्शन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, then article 356 will be implemented, that is president rule. Now see, this is very important, mutual delegation of the functions। like हमने देखा लेजिस्लेटिव फंक्शंस के सेंट्रल लिस्ट के जो फंक्शन है वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना पाएगी, स्टेट पे नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में स्टेट। बट अगर मान लो इतना रिजिड फ्रेमवर्क बना दें एग्जीक्यूटिव में तो फिर डेडलॉक होंगे। तो इसके कारण म्यूचुअल डेलीगेशन दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस स्टेट गवर्नमेंट को दे सकती है, एंड वाइजा वाइज, टू एंश्योर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड प्रिवेंटिंग द डेडलॉक। तो ये कैसे होता है? सो मान लो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेगा, तो स्टेट की वो कंसेंट लेगा, और आफ्टर टेकिंग द कंसेंट वो सेंट्रल के एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा। सिमिलरली अगर स्टेट के सेंट्रल को देने हैं तो गवर्नर क्या करेंगे, गवर्नर सेंट्रल की परमिशन लेगा, सो सेंट्रल अप्रूवल देगी गवर्नर को, और फिर गवर्नर स्टेट के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा, राइट। तो ये तो हो गया आपका कंसेंसस डेलीगेशन। सो कंसेंसस डेलीगेशन मींस कि लाइक फॉर एग्जांपल साइन लेके कंसेंट लेके फिर ये लोग डेलीगेट कर रहे हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट के बाद। बट मान लो कुछ कुछ स्टेट्स मान लो नहीं दे रहे हैं, तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि खुद के एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्टेट गवर्नमेंट को दे सकती है। तो हाउ? थ्रू द फॉर्मुलेशन ऑफ द लॉ। तो इसका मतलब तब प्रेसिडेंट पिक्चर में नहीं आएगा, तब पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट टू डेलीगेट द पावर टू द स्टेट विदाउट द कंसेंट। इसका मतलब कि स्टेट अगर कंसेंट नहीं दे रही है तो प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है, पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बना के डायरेक्टली उसको एग्जीक्यूटिव फंक्शंस दे दे। बट ये वाइजा वाइज नहीं होता, इसका मतलब कि विधानसभा और यू कैन से स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट मेक द लॉ एंड डेलीगेट द स्टेट एग्जीक्यूटिव फंक्शंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये आपका हो गया एसिमेट्रिकल अथॉरिटी, दैट इज सेंट्रल हैज ग्रेटर डेलीगेशन पावर देन द स्टेट्स, राइट। दूसरा जो हमने अभी बात की लेजिस्लेटिव डेलीगेशन, दैट इज ओनली पार्लियामेंट कैन डेलीगेट, नॉट द स्टेट लेजिस्लेचर। So going forward, integrated judicial system. So we have the unified judicial structure with three-tier hierarchy, right? So Supreme Court at the apex, okay, for the entire nation. फिर उसके नीचे आपकी आएगी हाई कोर्ट फॉर द स्टेट एंड यूटीज, सो इट्स अ प्रिंसिपल कोर्ट, एंड देन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सो इट इज अ लोअर जुडिशरी दैट इज सर्विंग द डिस्ट्रिक्ट। सो हमारे यहाँ जो है ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के नीचे, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एंड ईच एंड एवरी कोर्ट कैन इंप्लीमेंट द लॉस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, राइट। सो इसलिए ये हमारा यूनिटरी फीचर्स है। अमेरिका में कैसा है, अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट, और यू कैन कॉल इट एज अ फेडरल कोर्ट, वो जो है सिर्फ फेडरल लॉस को ही इंप्लीमेंट करेगी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को। और जो हाई कोर्ट या तो फिर स्टेट कोर्ट जो है वो वहां के स्टेट लॉस को ही इंप्लीमेंट करेगी। तो यू कैन से इट दैट वी हैव अ इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम, और अमेरिका को जो है वो आपका सेपरेट जुडिशरी सिस्टम है, राइट। देन वी विल सी द रिलेशन ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ये हम डिटेल में करेंगे, बट राइट नाउ जस्ट सी द ओवरव्यू कि जब इमरजेंसी होती है, राइट, तो पावर विल शिफ्ट ड्रामेटिकली टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, तो तब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पावर होते हैं। सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ जनरल इमरजेंसीज, लाइक नेशनल इमरजेंसी, राइट, तो हियर सेंट्रल कैन डायरेक्ट द स्टेट्स ऑन एनी मैटर। फिर आता है आपका प्रेसिडेंट रूल, सो तब प्रेसिडेंट अज्यूम द स्टेट गवर्नमेंट फंक्शंस। ओके, और फिर थर्ड इज फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो सेंट्रल कैन डायरेक्ट द फाइनेंशियल प्रोप्राइटी एंड कैन रिड्यूस द सैलरीज। नाउ व्हाट इट इज फाइनेंशियल प्रोप्राइटी? तो इट्स मींस दैट इंश्योर करती है कि स्टेट गवर्नमेंट जो भी खर्चा कर रही है
that is ethical, and that is responsible. So that is very important. Okay, now going towards the cooperation between the central and the state government. ये भी हम डिटेल में करेंगे, सेंट्रल स्टेट एंड स्टेट स्टेट रिलेशंस करेंगे तब. सो लाइक इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट्स, तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि कोई भी दो या दो से ज्यादा स्टेट्स में अगर रिवर के कारण डिस्प्यूट हो रहा है तो ट्रिब्यूनल बना के वो एजुडिकेट कर सके ट्रिब्यूनल के द्वारा. सो दैट इज इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट. फिर इंटरस्टेट काउंसिल बना देंगे फॉर इंटरस्टेट कॉपरेशन. फिर ट्रेड एंड कॉमर्स, ओके, टू एंश्योर द इंटरस्टेट ट्रेड इन अ फ्री मैनर विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस. और फिर फुल फेथ एंड क्रेडिट, दैट इज नेशन वाइड recognition of the government acts and the records. Now we'll see the extra constitutional mechanisms. So we have seen right now everything was the constitutional one. So now this is the extra constitutional mechanisms. कि कुछ कुछ कॉन्फ्रेंस ऐसी होती हैं जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बहुत स्मूथ और कोऑपरेटिव मैनर में फंक्शन होते हैं. लाइक नीति आयोग इज देयर, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल्स आर देयर. इट प्रमोट्स द सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेशंस. अपार्ट फ्रॉम इट देयर आर डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस जो रेगुलर इंटरवल पे होती हैं. जैसे गवर्नर कॉन्फ्रेंस हो गई तो वो प्रेसिडेंट विल हेल्ड इट. देन चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हो गई तो उसको पीएम विल लीड इट. फिर जैसे चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस हो गई जिसको सीजीआई लीड करते हैं. तो इट प्रोवाइड्स द फोरम फॉर कंसल्टेशन एंड पॉलिसी अलाइनमेंट ऑन द डाइवर्स मैटर्स. So these mechanisms have evolved to address the coordination challenges, filling the gaps in the formal constitutional framework. So this way we have completed the administrative relations of the central and state relations.